नमस्कार, मैं दीपक कुमार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हमारी जो +1 की पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारत का संविधान, उसका चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका, उसका लेक्चर नंबर ये फर्स्ट है। तो जैसा कि किसी भी सरकार को चलाने के लिए इस कार्यपालिका का जिस तरीके से हम देखते हैं कि सरकार को चलाने के लिए कार्यपालिका गठन है वो किया जाता है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है जो कार्यप्रणाली वो अपनाई जाती है। जिस तरीके से हम प्रशासनिक ढांचे के अंदर एक किसी इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट के रूप से हम देख सकते हैं, उसको चलाने के सबसे प्रमुख कार्यप्रणाली मानी जाती है, उसी तरीके से एक देश के संवैधानिक ढांचे का संगठनात्मक रूप से गठन करने के पश्चात उसको व्यवस्थित ढंग से अपनाने रखने के लिए या व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालिका प्रमुख जो कार्य समूह है वो निभाती है, जिनके माध्यम के द्वारा अलग अलग समूह प्रणाली और कार्य का जो गठन है वो किया जाता है। तो सबसे प्रमुख कार्यप्रणाली है वो मानी जा सकती है जिसके माध्यम के द्वारा किसी भी सरकार की या देश के राज्य के समूह का जो गठन है वो किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का लेक्चर्स के माध्यम से। इसका जो इंट्रोडक्शन के द्वारा हम इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। विधायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं। मुख्य रूप से सरकार के तीनों अंगों में विधायपालिका, कार्यपालिका जो न्यायपालिका गठन है वो किया जाता है। ये तीनों मिलकर शासन का कार्य करते तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान है वो देते हैं। यानी कि विधायपालिका जो चुने हुए सदस्य हमारी जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, कार्यपालिका जिसके अंदर सरकार का गठन या जिन सदस्यों के द्वारा सरकार का गठन करने के बाद कुछ नीतिगत फैसले लिए जाते हैं, और न्यायपालिका हमारी कानून की व्याख्या का जो कार्य करते हैं। तो इनको तीनों मिलकर व्यवस्था के, शासन व्यवस्था के संपूर्ण जो मिलकर ये कार्य वो करते हैं, और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जनता के कल्याण और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, एकता के, राष्ट्र की एकता की समृद्धि के लिए सबसे प्रमुख माना जा सकता है, और इनका योगदान प्रमुख रहता है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि ये सभी एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम कर निरापन में संतुलन बनाए रखें। तो सबसे प्रमुख कार्य संविधान के अंतर्गत इनका ये माना जा सकता है जिसके माध्यम के द्वारा ये तीनों कार्यप्रणाली आपस में मिलकर कार्य करें और आपस में संतुलन बनाकर ही ये तीनों प्रमुख नीतिगत फैसले वो लिए जा सकें। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित है। जिस तरीके से हम पार्लियामेंट सिस्टम या प्रणाली की कार्यवाही का जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है वो देखते हैं, उसके माध्यम के द्वारा विधायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे के ऊपर आश्रित है वो माना जा सकता है। विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रण करती है बल्कि उसे नियंत्रण भी रखती है, और इस अध्याय में हम सरकार की कार्यपालिका की कठोर संरचना और कार्यों का अध्ययन है वो करेंगे। तो प्रमुख रूप से जो विधायिका होती है, जो चुने हुए सदस्य होते हैं, वो कार्यपालिका के ऊपर कंट्रोल करते हैं और उससे नियंत्रण भी रखते हैं। तो इस तरीके से इस अध्याय के माध्यम के द्वारा सरकार के गठन के लिए जो संगठन संरचना और जो कार्यप्रणाली है उसका अध्ययन है इस चैप्टर के माध्यम से हम कर पाएंगे, जिसके द्वारा नीतिगत संरचना के अंतर्गत जो फैसले, जो प्रणाली अपनाई जाती है उसका सभी का वर्णन है वो किया जाता है। इस अध्याय में हम यह भी पता लगाएंगे कि पिछले कुछ समय के राजनीतिक व्यवहार के कारण इसमें क्या परिवर्तन हुए, और इस अध्याय को हम पढ़ पाएंगे। यानी कि पिछले कुछ समय काल के दौरान काफ़ी कुछ चेंजिंग है वो सरकार के साथ, सरकार के नीतिगत व्यवहार के अंतर्गत देखा जा सकता है, जिसके माध्यम के द्वारा कुछ बदलाव हुए हैं। और इस अध्याय के माध्यम के द्वारा हम बदलावों, उन व्यवहारिक स्वरूपों का अध्ययन है वो कर पाएंगे। इसी के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन है वो कर पाएंगे वो देखते हैं। संसदीय और राष्ट्रीय प्रणाली की कार्यप्रणाली के अंतर्गत वो कर पाएंगे, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और राष्ट्रीय जो प्रणाली अपनाई जाती है, यानी कि राष्ट्रपति प्रणाली के अंतर्गत सिर्फ एक व्यक्ति समूह का जो गठन है वो किया जाता है, और संसदीय प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में मिलकर कार्यप्रणाली को अपनाते हैं। उन सभी के अंतर्गत कौन से नीतिगत फैसले होते हैं जिनके द्वारा उनका गठन है वो किया जाता है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझेंगे। मुख्य रूप से जो
हमारे भारत के राष्ट्रपति की कौन सी संवैधानिक स्थिति का जो वर्णन है वो किया गया है, जिसके माध्यम के द्वारा उनका उल्लेख है वो प्रमुख माना जा सकता है। उन सभी का अध्ययन इस चैप्टर के माध्यम से हम समझ पाएंगे। मंत्रि परिषद की संरचना और कार्यों के बारे में जान सकेंगे। मंत्रि परिषद यानी कि जो एक सरकार की कार्य प्रणाली के अंतर्गत जिन मंत्रियों का गठन किया जाता है, उन सभी का गठन करना और उसकी कार्य प्रणाली को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। कौन सी कार्य प्रणाली करते हैं, कैसे उनका स्ट्रक्चर है वो बनाया जाता है, कैसे इलेक्टेड होते हैं और कौन से कार्य वो करते हैं। प्रशासनिक मशीनरी के महत्व और कार्यों के बारे में जानेंगे। किस तरीके से उनके प्रशासनिक महत्व और मशीनरी के जो संसाधनों का उपयोग किया जाता है, वो किन संसाधनों का उपयोग करते हैं, किन कार्य प्रणाली को अपनाया जाता है और कौन से वो कार्य प्रणाली को करते हैं, उन सभी का अध्ययन इस चैप्टर के माध्यम के द्वारा हम कर पाएंगे, सीख पाएंगे, जिनके द्वारा काफ़ी अधिक आपकी जानकारी कार्यपालिका के बारे में उल्लेखनीय है, जो आपको जो जानकारी है वो मिल पाएगी। तो आगे आ जाता है कि हमारा कार्यपालिका है क्या, यानी कि कार्यपालिका हम किसे कहते हैं, किन को कार्यपालिका के अंतर्गत शामिल है वो किया जाता है और कौन से उसके जो परिभाषा के अंतर्गत इसको परिभाषित है वो किया जा सकता है। आपके स्कूल के प्रशासन का प्रमुख कौन है? किसी स्कूल या विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है? जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे स्कूल या विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो कुछ स्कूल प्रमुख के द्वारा जो निर्णय वो लिए जाते हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे प्रशासन से संबंधित या स्कूल के संगठनात्मक से संबंधित जो निर्णय वो लिए जाते हैं, तो इसके अंतर्गत जो काफ़ी सारी प्रणालियाँ वो इसके अंतर्गत गठित है वो की जाती है। किसी भी संगठन के में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू करना पड़ता है। तो किसी भी संगठन के लिए, जैसे स्कूल और विश्वविद्यालय, उसके लिए कुछ न कुछ जो अधिकारी होते हैं उसके लिए निर्णय वो लेने पड़ते हैं और उनको लागू भी करवाना पड़ता है कि इनके निर्णयों के अंतर्गत जो कार्य प्रणाली को अपनाया जाता है। हम इस क्रिया को प्रशासन या प्रबंध कहते हैं, यानी कि जो मैनेजमेंट करने का जो कार्य प्रणाली उसको प्रशासन या प्रबंधक का नाम है वो दिया जाता है, जिसके अंतर्गत नीतिगत फैसले और संगठनात्मक स्वरूप का कार्य प्रणाली को अपनाया जाता है। लेकिन प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े तथा नीतिगत निर्णय ले सके और दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देखरेख और उनमें तालमेल है वो बिठा सके। यानी कि प्रशासन के संगठन के स्वरूप समझने के लिए उस संगठन के ऊपर ऐसा समूह का एक जो निर्णय वो लिया जाता है या नीतिगत फैसले लिए जाते हैं, जिसके माध्यम के द्वारा उन प्रशासनिक कार्यों को देखभाल करने के लिए, उनके ऊपर तालमेल बिठाने के लिए उसका संगठनात्मक स्वरूप है वो अपनाया जाता है। तो इसके माध्यम के द्वारा अलग अलग प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत उसके जो नीतिगत फैसले वो लिए जाते हैं, जिनके द्वारा उनके स्वरूपों की व्याख्या वो की जाती है। यानी कि संगठनात्मक रूप से उसको किसी न किसी नीतिगत निर्णयों का फैसला लेने के लिए एक सुप्रीम प्रशासनिक या प्रबंधन की जो जरूरत है वो पड़ती है। ऐसे ही एक संगठन में कुछ लोगों का एक समूह होता है। ये लोग उस संगठन के प्रमुख प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। इसी तरीके से उस संगठन में कुछ लोगों के द्वारा प्रशासनिक और कार्यपालिका से संबंधित जो अधिकारी होते हैं वो नीतिगत निर्णय लेते हैं और उन्हीं के अंतर्गत जो कार्य प्रणाली को अपनाया जाता है। आपने शायद बड़ी कंपनियों, बैंकों और औद्योगिक इकाइयों के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में सुना होगा, जिनमें से कुछ पदाधिकारी नीतिगत और नियमों और कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं तो कुछ उसे संगठन में लागू करते हैं। यानी कि जिस तरीके से हम बैंकों, कंपनी और बड़े औद्योगिक इकाइयों के अंतर्गत कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में सुनते हैं या आपने देखा भी होगा, जिस तरीके से हम स्कूल में देखते हैं कि जो मुख्याध्यापक या प्रिंसिपल के द्वारा कुछ नीतिगत फैसले वो लिए जाते हैं, ठीक इसी तरीके से ही कंपनियों, बैंकों और अन्य औद्योगिक इकाइयों के माध्यम के द्वारा कुछ नीतिगत फैसले लिए जाते हैं, जिनके द्वारा उन नीतियों के बारे में निर्णय करने के लिए, उनके लागू करवाने के लिए जिम्मेवारी होती है वो उन्हीं प्रशासनिक इकाइयों के द्वारा की जाती है। कार्यपालिका का अर्थ वे व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानून को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। इस कार्यपालिका का अर्थ कुछ व्यक्ति को समूह से लिया जा सकता है, जिसके द्वारा उन नियमों और कायदों का संगठन करने के लिए रोजाना उनको लागू है वो करवाया जाता है। सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है, दूसरे उसे लागू करवाने की जिम्मेवारी भी रखती है। तो इसी के अंतर्गत जो ये तो प्रशासनिक इकाइयों के अलावा जब हम सरकार की जब बात करते हैं तो उसके अंतर्गत जो ऐसी संस्था का निर्णय या ऐसी एक नियमावली का या ढांचा बनाया गया था, जिसके माध्यम के द्वारा जो नियम कायदों
और कायदों को निर्धारित और उसे लागू करने की जिम्मेवारी एक प्रशासनिक इकाई के द्वारा निभाई जाती है या एक पदक्रम के द्वारा उस नीतिगत निर्णयों को लिया जाता है। सरकार का वह अंग जो इन नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का कार्य करता है वो कार्यपालिका कहलाता है। तो ठीक इसी तरीके से सरकार के अंतर्गत उन कार्यप्रणाली को निभाने और उन नियमों कानूनों को लागू करवाने के लिए जिस प्रशासनिक इकाई का गठन किया जाता है उसे कार्यपालिका का नाम है वो दिया जाता है। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या है? कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीति और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेवार होती है। जो नीतिगत निर्णय संसद या विधानसभा में बनाए जाने के बाद उनको लागू करने की जो नीतिगत जो फैसले लेने का अधिकार क्रम है वो कार्यपालिका के अंतर्गत उसको निर्धारित किया जाता है और कुछ मापदंडों को अपनाने के बाद उनको लागू है वो करवाया जाता है। यानी कि कार्यपालिका का प्रमुख कार्य विधायिका द्वारा जो स्वीकृत नीतियाँ और जो नियम होते हैं उनको लागू करवाने का पूर्ण रूप से अधिकार है वो कार्यपालिका के अंतर्गत है वो लिया जाता है। कार्यपालिका प्राय नीति निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका को मुख्य रूप से नीति निर्माण करने के लिए ही इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रमुख रूप से माना जाता है। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों से भिन्न भिन्न होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है तो कई चांसलर। तो जब कार्यपालिका की औपचारिक नाम नीति या राज्यों के अंदर इसको अलग अलग नीतिगत फैसलों के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर इसको कहीं से राष्ट्रपति के नाम से, कहीं चांसलर के नाम से और कहीं इसको प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है, जिसके माध्यम के द्वारा सरकार के जितने भी नीतिगत फैसले हैं वो लिए जाते हैं। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा भी आता है। तो कार्यपालिका के अंदर मुख्य रूप से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं, प्रशासन से संबंधित जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नौकरशाही होते हैं, उन सभी को सदस्यों को इसके अंदर शामिल है वो किया जाता है। वो सिविल सर्विस के अंतर्गत शामिल होते हैं। यानी कि जो नौकरशाही होती है, जो सरकार के नीतिगत निर्णयों को लागू करवाते हैं, उन्हें सिविल सर्वेंट कहा जाता है। उन्हीं के द्वारा ये सभी निर्णय अपनाए जाते हैं। सरकार के पास प्रधान और उसके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज़ रोज़ के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। यानी कि जितने भी सरकार के प्रधान और मंत्री जो मंत्रिमंडल के लिए जो विस्तारित रूप दिया जाता है वो सरकार के सभी नीतियों को लागू करवाने के लिए, फैसला लेने के लिए जिम्मेवार होते हैं। उन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। लेकिन जो स्थायी कार्यपालिका होती है, जिसे हम सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेट्स या नौकरशाही कहते हैं, उनको कहा जाता है। यानी कि सरकार जैसे एक मंत्री या सरकार कोई व्यक्ति चुनने के बाद वो मैक्सिमम 5 साल तक उस पदक्रम से रह सकता है। 5 साल के बाद उसको दूसरी बार उसको इलेक्टेड है वो होना पड़ता है। लेकिन इसी के अंतर्गत जो स्थायी कार्यपालिका होती है, जो ब्यूरोक्रेट हो, जो नौकरशाही होते हैं, उन्हीं के द्वारा लिए गए जो फैसले होते हैं वो सिविल सेवा अधिकारी के द्वारा लिए जाते हैं। वो स्थायी कार्यपालिका नाम लेते हैं। यानी कि एक बार इलेक्टेड होने के बाद वो जब तक रिटायर नहीं हो जाते, जब तक उसको रिटायरमेंट होने की जो उम्र है वो निर्धारित है वो नहीं हो जाती। तो ठीक इसी तरीके से कार्यपालिका गठन, उसकी व्याख्या का जो निर्धारण है वो किया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जिसके माध्यम से हमने कार्यपालिका के स्वरूप और उसके कार्यपालिका के व्याख्या के बारे में समझा और देखा। तो आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव। और हाँ, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी विद दीपक को सब्सक्राइब कर लो। मेरे वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।